हेलो एवरीवन। बेटा हम कर रहे थे स्टेट्स इज मैटर अराउंड द स्क्वायर, और इसमें जो लास्ट वीडियो था हमारा, उस लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्या किया था, कंसंट्रेशन किया था, टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन किया था हमने, वेट परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, कंपोजिशन, इसको किया था। तो आज हम करने वाले हैं नया टॉपिक, और वो है सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी तो लास्ट टाइम जब हम कर रहे थे तो उसके अंदर आपने ये देखा कि जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये हो गया उसके अंदर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट किसको बोल रहे थे, लिक्विड को, और इसके अंदर ये डॉट पार्टिकल्स जो दिखा रहे हैं दे आर रिप्रेजेंटिंग सॉल्यूट पार्टिकल। ये हो गया इसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो ये तो किसको दिखा रहे हैं, सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये किसको दिखा रहे हैं, सॉल्यूट को। सॉल्वेंट क्या होता है, लिक्विड होता है, या वो स्टेट इसकी बदल भी सकती है, लेकिन इसकी पहचान क्या है, जो मोर अमाउंट में होता है। सॉलिड की क्या पहचान है, जो लेस अमाउंट में होता है। जनरली हम सॉलिड को मान के चलते हैं, ऐसा नहीं कि होता है हमेशा, ऐसा हम एग्जांपल मान के चलते हैं, सॉलिड हमारा सॉलिड फॉर्म में होगा, सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म में होगा। तो ये किया था हमने सब। तो यहाँ इसके हमने कंसंट्रेशन टाइप्स के जैसे पॉइंट्स को कवर किया था। आज हम करेंगे सॉल्युबिलिटी को लेकर के। सॉल्युबिलिटी का जो डेफिनेशन है, सॉल्युबिलिटी की जो मीनिंग है वो ये है कि इसमें जो पॉइंट है ना, मेन जो वर्ड है, मेन जो पॉइंट है, दैट इज अमाउंट ऑफ सोल्यूट। अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट किसमें, ग्राम्स में। अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स which can dissolve in a fixed amount of solvent or in a given amount of solvent। सपोज आपके पास में जो सॉल्वेंट है वो 1 लीटर सॉल्वेंट है आपके पास। उस 1 लीटर सॉल्वेंट के अंदर आपने जो सोल्यूट डाला है, वो सोल्यूट मान लिया आपने 5 ग्राम डाला है इसमें, या आपने इसके अंदर इसका 10 ग्राम ऐड किया है, या मान लो इसके अंदर इसका आपने 50 ग्राम ऐड किया है। तो जो सोल्यूट की अमाउंट हम किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूशन बनाने के लिए डालते हैं, और सोल्यूट की वो अमाउंट उसमें बिना जमे मिक्स हो जाए, जमना नहीं चाहिए, उसमें प्रिसिपिटेशन नहीं होना चाहिए। तो इस अमाउंट को हम क्या कहेंगे, सोल्यूबिलिटी कहेंगे। तो क्या और डेफिनेशन क्या है, जो 50 ग्राम है, एज एन एग्जांपल जब हम एग्जांपल करें उसमें 50 ग्राम इज व्हाट, सोल्यूबिलिटी। किसकी सोल्यूबिलिटी, जो सोल्यूट हमने लिया है। तो सोल्यूट की वो अमाउंट, जैसे एग्जांपल में 50 ग्राम, अमाउंट ऑफ सोल्यूट व्हिच कैन डिसॉल्व इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट और इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विदाउट प्रिसिपिटेशन। मेन पॉइंट क्या रहेगा इसमें, जो आपको ध्यान रखना वो क्या होगा, विदाउट प्रिसिपिटेशन। विदाउट प्रिसिपिटेशन का मतलब क्या है कि आपने 50 ग्राम सॉल्यूट डाला, अब उस 50 ग्राम में से मान लो 48 ग्राम मिक्स हो गया, 2 ग्राम मिक्स नहीं हो रहा, तब हम 50 ग्राम को उसको सोल्युबिलिटी नहीं कहेंगे। तो जो अमाउंट बिना उसमें जमे मिक्स हो रही है, वो कितने अमाउंट मिक्स हो रही है, 48 ग्राम। तो 48 ग्राम क्या हो जाएगी, सोल्युबिलिटी। अगर 50 ग्राम मिक्स हो रहा है तो 50 ग्राम उसकी सोल्युबिलिटी हो गई। सो दिस इज अबाउट सोल्युबिलिटी। अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोल्युबिलिटी। जो सोल्युबिलिटी हम कर रहे हैं, इसके ऊपर टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि आपने जो सॉल्यूशन बनाया, इस सॉल्यूशन को अगर आप हीट करोगे, टेम्परेचर का मतलब हो गया हीट, अगर आप इसको हीट करोगे तो हीट का क्या फर्क होगा सोल्युबिलिटी के ऊपर। सोल्युबिलिटी का मतलब जो 50 ग्राम हम मिक्स कर रहे थे इसके अंदर, क्या हम टेम्परेचर बढ़ाने से इसकी और अमाउंट को इसमें मिक्स कर सकते हैं, या नहीं कर सकते। वो ही क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इसी को हम बोलते हैं टेम्परेचर का इफेक्ट। तो देखो, जब हम किसी सॉल्यूट को वाटर में मिक्स करते हैं, एट दैट टाइम देयर आर टू टाइप ऑफ फिनोमेना। दो प्रकार की प्रोसेस उनमें हो सकती है। कौन कौन सी प्रोसेस हो सकती है, एक को बोलते हैं एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक प्रोसेस में टेक प्लेस हो सकता है कि उसके अंदर एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाए। एंडोथर्मिक का मीनिंग क्या है वो देखिए। तो आपने क्या करना है, सॉल्वेंट लिया, सॉल्वेंट ग्रुप में आपने किसको लिया, एग्जांपल में वाटर को लिया, और वाटर के अंदर आपने किसको मिलाया, सॉल्यूट को मिलाया, ये सॉल्यूट को मिला दिया। अब इसका एग्जांपल क्या मान के चल रहे हैं, वाटर।
और सॉल्यूट का एग्जांपल क्या मान लिया हमने, NaCl, कॉमन सॉल्ट और सोडियम क्लोराइड, जो घर में नमक होता है उसको हम NaCl सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। इसको जब आप इसके अंदर मिक्स करोगे तो क्या होगा, जब सॉल्यूट के पार्टिकल सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के साथ मिक्स होते हैं उस दौरान में हो सकता है कि सिस्टम से एनर्जी निकल रही हो या हो सकता है वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा हो। तो जब कोई सिस्टम जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो मिलाने पर अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। एंडो का मतलब क्या हो गया, अंदर की तरफ, और अंदर की तरफ का मतलब क्या हो गया, एनर्जी को लेना, एनर्जी को एब्जॉर्ब करना। तो इसमें क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस जो एनर्जी एब्जॉर्ब करती है। तो सोडियम क्लोराइड की जो हम बात वाटर के साथ कर रहे हैं, तो सोडियम क्लोराइड जो हम वाटर मिक्स करते हैं तो एट दैट टाइम एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। तो एनर्जी क्या करते हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं, और एनर्जी एब्जॉर्ब करने से क्या होगा, उनकी सोल्युबिलिटी बढ़ती है, वो तेजी के साथ मिक्स होते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जितनी एनर्जी हम सॉल्यूट को देंगे, फॉर एग्जांपल सॉल्यूट क्या है हमारा NaCl, हम इसको जितनी ज्यादा हीट देंगे, जितनी ज्यादा इसको एनर्जी देंगे, टेम्परेचर देंगे, तो NaCl के जो मॉलिक्यूल है वो टूटना शुरू कर देंगे, वो सोडियम और क्लोरीन आयन में टूट जाएंगे। जैसे जैसे टूटते जाएंगे वैसे वैसे इनकी मिक्सिंग लिक्विड के अंदर बढ़ जाएगी। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए क्या हुआ, टेम्परेचर का बढ़ना फायदेमंद रहा है, यानी कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए तो क्या होगा, सोल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या है, वो रिएक्शन जिनमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, और ऐसे में अगर आप उसको एनर्जी दोगे, हीट दोगे, तो उसको और एब्जॉर्ब करने को मिलेगी। जितनी ज्यादा एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा उतने मॉलिक्यूल उसके डिसोशिएट करेंगे, टूटेंगे। सो फॉर एंडोथर्मिक प्रोसेसेस, मतलब वो रिएक्शंस, वो प्रोसेस जिसके अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ऐसे में अगर आपने उसका टेम्परेचर बढ़ाया तो उसकी सोल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात मान लें कि वाटर है, वाटर में आप सोडियम क्लोराइड को डिसॉल्व कर रहे हैं, अगर आप पानी को, सॉल्यूशन को हीट करना शुरू कर दो, अब आप इसमें सॉल्यूट को, नमक को डालोगे तो नमक की सॉल्युबिलिटी इसमें लगातार इंक्रीज करती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, प्रिसिपिटेशन का काम नहीं होगा। तो क्या हुआ, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या हुआ, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज। दिस इज द पॉइंट। अब हम करते हैं सेकंड टाइप की प्रोसेस। ये कौन सी टाइप की प्रोसेस हुई, एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब हम बात करेंगे एक्सोथर्मिक प्रोसेस, सेकंड टाइप की प्रोसेस। सेकंड कौन सी होगी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस कौन सी हो जाएगी, एक्सो वर्ड का मतलब होता है कहां से आता है, एग्जिट से आता है, या आता है एग्जिट से आता है। एग्जिट का मतलब क्या होता है, बाहर ही निकलना। तो इसमें क्या होगा, एनर्जी विल बी रिलीज्ड। तो इसमें एनर्जी क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी इसमें रिलीज होगी। ऐसे में एग्जांपल मान लो हमने क्या ले लिया, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट ले लिया और उसके अंदर आपने किसको मिलाया, सॉल्यूट। एग्जांपल के रूप में अगर हम मान लें कि सॉल्वेंट के फॉर्म में किसको माना आपने, अगेन सॉल्वेंट का आपने वही रखा वाटर, और सॉल्यूट जो है इस बार आपने इसके अंदर NaNO3 सोडियम नाइट्रेट को मिला दिया इसमें, या मान लो अमोनियम नाइट्रेट को मिला दिया NH4NO3, इस कंपाउंड को मिला दिया आपने इसमें। तो इन कंपाउंड्स को जब आप इसमें मिलाते हो, मिलाने पर क्या होता है कि जब हम इनके अंदर मिलाते हैं, मतलब कुछ कंपाउंड को, कुछ सब्सटेंसेस को जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो वाटर में डिसॉल्व करने पर उनसे एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी को निकालते हैं। पहले वाले में क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, और कुछ क्या होता है, एनर्जी रिलीज करते हैं। तो जो एनर्जी रिलीज होती है जिस प्रोसेस के अंदर, ऐसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो वाटर को NaNO3 के साथ, अमोनियम नाइट्रेट के साथ, दोनों में कोई सा भी आप एग्जांपल ले सकते हो, तो उसमें क्या होगा, इनके सॉल्यूशन बनने पर क्या नाम होगा, जब इनमें सॉल्यूशन बनेगा दोनों का तो क्या होगा, एनर्जी विल बी रिलीज्ड, एनर्जी निकलेगी उसके अंदर, इसलिए हमने आगे की तरफ प्लस एनर्जी लिखा है, एनर्जी रिलीज। जब एनर्जी रिलीज हो रही है तो क्या होगा, सोल्युबिलिटी इनकी बढ़ रही है, एनर्जी रिलीज होने पर इनकी सोल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो ऐसे रिएक्शंस या ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर सॉलिड सॉल्वेंट को मिक्स किया जाता है, मिक्स करने पर एनर्जी रिलीज होती है, सो सच टाइप ऑफ प्रोसेसेस आर नोन एज एक्सोथर्मिक प्रोसेस।
अब पॉइंट है, अगर ऐसे सॉल्यूशन का हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी टेबल इन कंपाउंड्स का पानी में डिसोल्यूशन, पानी में मिलना बढ़ेगा या घटेगा। तो जिन प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो रही है उसको आप और एनर्जी, एक तो सिस्टम खुद एनर्जी रिलीज कर, एक आप और उसको एनर्जी दोगे, तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो यहां पर क्या आएगा इनके अंदर, डिक्रीज इन सॉल्युबिलिटी। डिक्रीज सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी इनके अंदर, डिक्रीज हो जाएगी। पहले वालों को एनर्जी एब्जॉर्ब करते, हम उनको एनर्जी और दी, तो मॉलिक्यूल क्या हो गए, टूटते चले गए, इसलिए वो मिक्सिंग उनमें सॉल्युबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। इनमें क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, ऊपर से हम और एनर्जी दे रहे हैं, तो दोनों एनर्जी क्या करेंगे, मिलकर के उसकी सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज कर देगी, कंपाउंड्स को जॉइंट करने का काम करेंगे, जोड़ने का काम करेंगे। तो ये क्या हो गया, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। इसके अलावा कुछ और आप एग्जांपल जानना चाहो तो सीरियम सल्फेट, Ce2SO4 whole thrice. So these are the examples of such type of solutions in which the process is exothermic. वाटर डिसॉल्व करोगे तो प्रोसेस कैसे होगी, एनर्जी रिलीज हो रही है, और टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे आप इसके अंदर तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। सो दैट वाज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। अब हम करेंगे नया टॉपिक, नया बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक करेंगे, एंड द टॉपिक इज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। वैसे तो सॉल्यूशन के टाइप हम पहले भी कई बार कर चुके हैं, लेकिन हर बार जो टाइप होती है किसी की भी, वो डिपेंड करती है किस पॉइंट पर बेस्ड क्लासिफिकेशन चल रहा है। तो हम बात करें टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। पहले में हम सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड टाइप के 9 प्रकार के एग्जांपल्स के सॉल्यूशंस कर चुके थे। आज हम बात करें टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस ही, लेकिन ये किस पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज। पार्टिकल का मतलब हो गया सोल्यूट, बेस्ड ऑन सोल्यूट साइज। जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं उसकी साइज पर बेस्ड क्लासिफिकेशन करें। जैसे एग्जांपल देखिए, हमने 3 बीकर्स बना लिए, ये 3 बीकर्स बना लिए, और इनके अंदर ये वाटर ऐड किया है, सॉल्वेंट हो गया इनके अंदर, तीनों के अंदर। ये हो गया। अब इसके अंदर बाहर से हम क्या डालेंगे, सॉल्यूट। तीनों के अंदर हम किसको ऐड करेंगे, सॉल्यूट ऐड करेंगे। ये सॉल्यूट ऐड किया हमने, तो जो सॉल्यूट हम इसमें ऐड कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल मान लिया जाए, इसमें जो सॉल्यूट ऐड किया वो हमने किया NaCl। NaCl में जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वाटर में जाने के बाद NaCl के मॉलिक्यूल बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। तो यहाँ जो सॉल्यूट की पार्टिकल साइज होती है वो बहुत छोटी हो जाती है इस तरह से। और दूसरे एग्जाम्पल के अंदर हमने क्या किया, एक नए टाइप का सॉल्यूट डाला। फॉर एग्जाम्पल हमने इसके अंदर डाला CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल्स को डाला इसके अंदर। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल्स को डालें तो ये पानी के अंदर जाकर ये भी टूटते हैं, लेकिन ये इतने छोटे नहीं टूट पाते जितने कि पहले वाले केस में। तो इनकी पार्टिकल साइज क्या हो जाएगी, थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। आप ऐसे करके इनको समझ सकते हो, देयर पार्टिकल साइज विल बी लिटिल लार्जर देन द फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट केस जो हमने उससे थोड़े बड़ी साइज के होंगे। और थर्ड एग्जांपल के अंदर आपने क्या किया, सपोज आपने चॉक पाउडर ले लिया, चॉक पाउडर ले लिया इसके अंदर, ठीक है। तो चॉक पाउडर आप जब इसके अंदर लोगे तो चॉक पाउडर इसके अंदर मिक्स होगा तो इनकी पार्टिकल साइज और भी बड़ी हो जाती है, ये और बड़े बड़े साइज के अंदर रह जाती है, लाइक दैट, इस तरह से। तो यहां पर पार्टिकल साइज क्या होगी, काफी बड़ी होगी इसके अंदर। तो जब पार्टिकल साइज बहुत छोटी हो तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे उनको, ट्रू सॉल्यूशन। और जब पार्टिकल साइज थोड़ी बड़ी हो जाए तो फिर हम उनको बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशंस, दे आर नोन एज कोलाइडल सॉल्यूशंस। और जब पार्टिकल साइज काफी बड़ी हो जाए तो ऐसे सॉल्यूशन फिर हम बोलते हैं सस्पेंशन, दे आर नोन एज सस्पेंशन। ये हो गया। अगर पार्टिकल साइज की बात करें हम यहाँ पर, साइज ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल साइज की बात करें
जो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं इनके अंदर जो सॉलिड पार्टिकल है ये टूट करके इनकी साइज होती है लेस देन 1 नैनोमीटर, लेस देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से कम होगी। और इनके अंदर क्या हो जाएगा, इनकी पार्टिकल साइज होती है 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर, इस रेंज के अंदर होंगे। और सस्पेंशन के अंदर क्या होता है, ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर, ये इनकी पार्टिकल साइज 100 नैनोमीटर से बड़ी हो जाएगी। तो अगर अब हम इनको नैनोमीटर्स क्या है, बहुत ही छोटी यूनिट होगी, कम समझ में आता है, तो नैनोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करें तो 1 नैनोमीटर जो होता है 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 पावर -9 मीटर, -9 मीटर। तो ट्रू सॉल्यूशन कौन से होंगे, जिनकी पार्टिकल साइज मीटर के अंदर 10 पावर -9 से भी लेस देन, उससे भी कम हो। अब ये जो साइज है बहुत छोटी साइज को रिप्रेजेंट करता है, तो इनकी पार्टिकल साइज कितनी हो जाएगी, इक्वली 10 पावर -9 टू 10 पावर -7 नैनोमीटर के बीच हो। और इनकी क्या हो जाएगी 10 पावर -7 मीटर, ये मीटर है, तो इनकी 10 पावर -7 मीटर से ग्रेटर देन बड़ी साइज। तो these आर द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये है सॉल्यूशन की क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज बहुत छोटी है तो कैसे सॉल्यूशन होंगे, ट्रू सॉल्यूशन। थोड़े बड़े होंगे तो कैसे हो जाएंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन। बहुत बड़े पार्टिकल साइज है तो कैसे होंगे, सस्पेंशन। और ये साइज की बात करें नैनोमीटर्स में, लेस देन 1 नैनोमीटर, ये हो गया 1 टू 10 नैनोमीटर, 1 टू 100 नैनोमीटर, और इनकी क्या हो जाएगी ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। अब हम बात करेंगे यहाँ इन दो टाइप के सॉल्यूशंस की, कोलाइडल सॉल्यूशंस के बारे में और सस्पेंशंस के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे वी विल डिस्कस अबाउट सस्पेंशन। जो सस्पेंशन सॉल्यूशन होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। सस्पेंशन सॉल्यूशंस कौन से थे, जिनकी पार्टिकल साइज काफी बड़ी होती है, दे आर सस्पेंशन सॉल्यूशंस। सस्पेंशन सॉल्यूशंस के अंदर अब हम बात करते हैं, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, तो पार्टिकल साइज कैसी थी, काफी बड़ी पार्टिकल साइज होती है, और साइज किस रेंज में थी, 10 पावर -9 मीटर से ग्रेटर है, इससे बड़ी। प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, जो प्रॉपर्टीज होती हैं यानी कि सस्पेंशन सॉल्यूशंस के क्या क्या गुण होते हैं वो देखिए। पहला पॉइंट है सस्पेंशन इज, जो सस्पेंशन सॉल्यूशन होता है, सस्पेंशन इज हेट्रोजीनियस इन नेचर। हेट्रोजीनियस वर्ड आ गया, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, और जीनियस वर्ड का मतलब हो गया कंपोजिशन। तो ये क्या हो गया, कंपोजिशन, यानी कि जिनकी कंपोजिशन अलग अलग हो, यानी कि जिनके पार्टिकल साइज अलग अलग हो। तो अलग अलग कैसे, इसमें जो सॉल्वेंट होते हैं ना, जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटी साइज के होते हैं, माइन्यूट साइज। और जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं इनकी साइज क्या होती है, थोड़ी लार्ज साइज होती है। मतलब पानी की जो साइज ऐसे सॉल्यूशन वो तो बहुत छोटी है, वाटर मॉलिक्यूल की साइज बहुत छोटी है, और जो सॉल्यूट हमने उसमें मिला उसकी साइज क्या होगी, बड़ी साइज होगी। तो दोनों ही चीजों का सॉल्यूशन मिलने वाले सॉल्यूट और सॉल्वेंट की पार्टिकल साइज क्या होगी, अलग अलग होगी। जब अलग अलग होगी तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, फिर हेट्रोजीनियस नेचर के होंगे हमारे सस्पेंशंस। नेक्स्ट पॉइंट अबाउट देम, सेकंड प्रॉपर्टी, देयर साइज इज ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। 100 नैनोमीटर से इनकी पार्टिकल साइज बड़ी होती है। और अगर हम उसके अंदर बात करें 10 पावर -7 मीटर से बड़ी होती है, अगर मीटर्स में बात करें तो 10 पावर -7 हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ देम, दे कैन बी सीन विद नेक्ड आईज। जो पार्टिकल्स होते हैं इसके, पार्टिकल्स कैन बी सीन विद नेक्ड आईज। इनके पार्टिकल्स को आप देखो, इसके अंदर मान लो आपने इसके अंदर चॉक पाउडर मिला दिया या रेत के पार्टिकल
मिट्टी को मिला देने से, तो पार्टिकल्स क्या होते हैं हमारे को खुली आंखों से दिखाई देते हैं क्योंकि इनकी साइज क्या होगी, बड़ी होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी रिगार्डिंग देम इज दे शो दे कैन बी फिल्टर्ड बाय ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, कैन बी filtered by ordinary filter paper। ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर जो होता है, जो नॉर्मल टाइप का फिल्टर पेपर होता है लैब के अंदर, हम उससे उनको छान सकते हैं, उनको फिल्टर कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है इनका, दे आर अनस्टेबल। जो पार्टिकल्स होते हैं इनके, ये अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल का मतलब ये है यहाँ पर कि ये सॉल्यूशन के अंदर मिक्स्ड नहीं रहते, नीचे की तरफ में आके जम जाते। अगर सॉल्यूशन में मिक्स्ड हो, पार्टिकल्स मिले रहे उसके अंदर नीचे की तरफ ना मिले, जैसे आपने देखा होगा नमक के पार्टिकल्स होते हैं, उनको जब पानी मिलाते हैं तो वो पानी के अंदर मिक्स रहते हैं, वो नीचे नहीं जमते। तो जब पार्टिकल मिक्स नहीं होते हैं तब तो पार्टिकल जब उसमें नीचे की तरफ नहीं जमते हैं तब उसको हम बोलते हैं स्टेबल, और जब नीचे बैठ जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, अनस्टेबल। तो सस्पेंशन के पार्टिकल क्या करते हैं, नीचे जम जाते हैं, इसलिए ये सॉल्यूशन कैसे हो जाते हैं, अनस्टेबल सॉल्यूशन हो जाते हैं। तो दिस वाज अबाउट किसके बारे में बात करेंगे, सस्पेंशन सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पर अबाउट कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन, नाउ इफ यू वांट टू मेक कोलाइडल सॉल्यूशन, अगर आपको कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है तो फॉर दैट टेक वाटर मॉलिक्यूल, ये हो गया। इसके अंदर यू कैन ऐड मिल्क, इसमें आप मिल्क डालो या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया डालो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वो डाल सकते हो आप इसके अंदर, या आप इसके अंदर सोप सॉल्यूशन डाल सकते हो इसके अंदर। तो इन चीजों को जब आप इसके अंदर डालोगे तो ये सॉल्यूशन हमारा कैसा बन जाएगा, एक कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। कोलाइडल सॉल्यूशन पार्टिकल साइज क्या होती है, ग्रेटर देन ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन से बड़ी होती है, लेकिन लेस देन किससे थी, सस्पेंशन, सस्पेंशन वालों की साइज छोटी होती है। तो ऐसे सॉल्यूशंस क्या थे, कोलाइडल सॉल्यूशन। अगर हमने साइज की बात करें तो कितना, 10 पावर -9 to 10 पावर -7 मीटर्स, और नैनोमीटर में बात करें तो 100 to 1 नैनोमीटर। तो ये साइज है। तो मिल्क इसका एक एग्जांपल हो गया, या वाटर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आप डाल दो, जैसे तीनों के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से, बेसिक पार्टिकल। उनको जब आप पानी के अंदर मिलाते हो तो पानी में जो उनका सॉल्यूशन बनता है वो कैसे हो जाएगा, कोलाइडल सॉल्यूशन हो जाएगा। या सोप सॉल्यूशन जब आप इसके अंदर डालो, साबुन का सॉल्यूशन बना के इसमें डालोगे तो जो सॉल्यूशन बन के तैयार होगा वो भी कैसा होगा, कोलाइडल सॉल्यूशन। इफ यू वांट टू ऑब्जर्व सोप पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ कोलाइडल फॉर्म में, अगर आपने सोप मॉलिक्यूल्स को देखना है तो क्या करना है, वाटर लेना है, वाटर के अंदर सोप का थोड़ा सॉल्यूशन बनाओ और उसके अंदर डाल दो। मिक्स करने के बाद अब आप एक स्ट्रॉ लो, पाइप लो, और उसमें आप हवा को पास करो, एयर पास करो तो ऊपर की तरफ बबल्स बनेंगे। जो बबल्स बने यहाँ पर दे आर द कोलाइडल पार्टिकल्स ऑफ सोप, ये सोप के कोलाइडल पार्टिकल्स हो जाएंगे। आफ्टर दैट नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। फिर हम बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल, जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहले तो पॉइंट है दैट इज दे आर हेट्रोजीनियस इन नेचर। जैसा कि हमने किसमें किया था, हेट्रोजीनियस नेचर किसमें आया था, सस्पेंशन। तो यहाँ पे पार्टिकल साइज कैसी है, थोड़ी बड़ी है। किससे बड़ी है, सॉल्वेंट पार्टिकल से, वाटर पार्टिकल से सॉलिड पार्टिकल साइज थोड़ी बड़ी है, इसलिए कैसे हो जाएंगे, हेट्रोजीनियस नेचर के हो जाएंगे। दे हैव टू फेजेस, इनके अंदर दो फेज होते हैं, दे हैव टू फेजेस। जो सॉल्यूट होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशंस के अंदर, जो सॉल्यूट होते हैं उनको बोलते हैं डिस्पर्जन फेज, दे आर नोन एज डिस्पर्जन फेज पार्टिकल। और जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स होते हैं, जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं, मतलब लिक्विड वाले जो पार्टिकल्स हैं इसके अंदर, उनको हम बोलते हैं डिस्पर्जन मीडियम। बस नेम चेंज हो गया क्योंकि हमने यहाँ एक स्पेशल टाइप के सॉल्यूशन की बात कर दी है। कौन सा सॉल्यूशन लिया है, कोलाइडल सॉल्यूशन। तो कोलाइडल सॉल्यूशन लिया है, इसलिए यहाँ पर सॉल्यूट का नाम क्या हो गया, डिस्पर्जन फेज, और सॉल्वेंट का नाम क्या हो गया, डिस्पर्जन मीडियम। इसको आप शॉर्ट में डीपी भी कह सकते हो और इसको हम शॉर्ट में डीएम कह सकते हैं, डिस्पर्जन मीडियम। ये हो गया। थर्ड प्रॉपर्टी रिलेटेड टू देम इज दे कैन
pass easily through the ordinary filter paper. They can pass through ordinary filter paper. जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर होता है उसमें से आसानी से पास कर जाते हैं। जो फिल्टर पेपर होते हैं उनको आप ऐसे समझ सकते हो कि इनकी जो पार्टिकल साइज होती है काफी, इनमें जो होल होते हैं वो काफी छोटे होते हैं, लेकिन इनके अंदर मिलने वाले सॉलिड पार्टिकल्स की साइज इनके होल से भी छोटी होती है। इसलिए जब हम इसमें फिल्टर करते हैं तो ये सॉलिड के पार्टिकल्स क्या करते हैं, इसमें से आसानी से नीचे की तरफ पास कर जाते हैं। मतलब इनको हम ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से सॉलिड और सॉल्वेंट को अलग नहीं कर सकते। जबकि सस्पेंशन में क्या होता है, पार्टिकल साइज बड़ी थी, वो क्या होते थे, इनके होल में फंस जाते तो पानी नीचे आ जाता है और सॉलिड ऊपर रह जाता है। दैट वाज अबाउट सस्पेंशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी रिगार्डिंग देम इज दैट दे शो ब्राउनियन मूवमेंट। इनमें बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ सीखने को मिलेगा अबाउट ब्राउनियन मूवमेंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज दे शो Brownian movement. What is Brownian movement? Brownian movement क्या होता है, तो इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा इसके डिटेल में करना पड़ेगा। वो देखो, ये तो क्या हो गया हमारे सॉल्वेंट पार्टिकल्स, लिक्विड के पार्टिकल। इसमें आपने किसको डाला, सॉल्यूट को डाला। सॉल्यूट के एग्जांपल में मिल्क डाल दिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया डाल दिया, सॉफ्ट सॉल्यूशन डाल दिया, या कोई फ्रूट जेली है उसको आपने इसके अंदर डाल दिया, दे विल फॉर्म द कोलाइडल सॉल्यूशन। क्या होता है, जब कोलाइडल सॉल्यूशंस को हम वाटर के अंदर मिक्स करते हैं तो वाटर के अंदर मिक्स करते समय दे शो फ्रिक्शन विद वाटर मॉलिक्यूल। जब हम इन पार्टिकल्स को, सॉलिड पार्टिकल्स को वाटर में मिक्स करते हैं तो मिक्स करने पर क्या होता है, पानी के मॉलिक्यूलों के साथ में जाकर के सॉलिड के पार्टिकल्स टकराते हैं। और इस फ्रिक्शन के दौरान में, इस टक्कर के दौरान में, या तो ये वाटर मॉलिक्यूल को अपने इलेक्ट्रॉन दे देते हैं या वाटर मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉनों को गेन कर लेते हैं। ऐसा करने पर दीज पार्टिकल्स दे गेट चार्ज्ड। सपोज मान लो इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स फ्रिक्शन के दौरान अपने इलेक्ट्रॉन वाटर मॉलिक्यूल को लूज कर दिए, तो कोलाइडल पार्टिकल्स कैसे चार्ज हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज। आपको पता होगा जब कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो कैसे चार्ज हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज के। अब वाटर मॉलिक्यूल्स ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो वाटर मॉलिक्यूल्स के पास कैसा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। दे विल हैव नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनके पास भी एक चार्ज होगा, और जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं दे आल्सो हैव द चार्ज। अब हम सिर्फ बात करेंगे सॉलिड पार्टिकल्स। तो इस एग्जांपल में जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं हमारे, सॉलिड पार्टिकल्स में कैसा चार्ज होगा, एक सेम एग्जांपल मान लिया पर, एंड दैट इज पॉजिटिव चार्ज। तो कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव। अब एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जब एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो व्हाट विल हैपन बिटवीन देम, व्हेन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स दे कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर, तो कौन सी बात होगी इनमें, रिपल्शन की बात होगी, बिकॉज़ सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो रिपेल करने के कारण ये मॉलिक्यूल मान लो पॉजिटिव चार्ज है, जब इसके नजदीक है इसको रिपेल करेगा, इसको फोर्स करेगा, ये जाकर के इसको रिपेल करेगा, ये इसको जाकर रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, तो देयर रिपल्शंस विल गो इससे। तो ये मूवमेंट क्या हो रही है, यहाँ पर मूवमेंट इज टेकिंग इन zigzag फॉर्म, लाइक दैट। एक मॉलिक्यूल दूसरे से टकरा, दूसरा तीसरे से टकरा, लाइक दैट ऑफ व्हेन कैरम पॉइंट्स स्ट्राइक इन कैरम बोर्ड। कैरम बोर्ड के अंदर आप देखो, जब कैरम बोर्ड के अंदर पॉइंट्स को स्ट्राइक किया तो सारे रैंडमली मूव अपार्ट। तो ऐसे ही यहाँ पर इनके अंदर मूवमेंट हो रही है, दिस मूवमेंट, दिस zigzag मूवमेंट। तो वर्ड क्या है, zigzag, zigzag movement of solute particles, zigzag movement of solute particles is known as Brownian movement। तो Brownian movement किसके अंदर मिली है, हमारे को कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अबाउट कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशंस की एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इज दैट दे शो टिंडल इफेक्ट। तो दो लास्ट की जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आई है, एक तो है ब्राउनियन मूवमेंट और है टिंडल इफेक्ट। व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट इज scattering of light by colloidal particles। जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स थे उनके द्वारा लाइट को डिस्पर्स करना, बिखेर देना, इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। फॉर एग्जांपल आपने कभी कभी देखा होगा कि खिड़की से जब एक हल्की सी रोशनी आती है तो सारी की सारी रोशनी के अंदर आपको डस्ट पार्टिकल्स मूवमेंट करते हुए दिखाई देते हैं।
तो वो क्या डस्ट पार्टिकल जो वहां पर आपको दिख रहे हैं दे आर एक्टिंग एज कोलाइडल पार्टिकल। तो जब लाइट आती है और डस्ट पार्टिकल से टकराती है, टकराने डस्ट पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर कर देते हैं, बिखेर देते हैं, दैट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। तो वही काम यहाँ पर हम किसके साथ में कर रहे हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स के साथ में कर रहे हैं। ये सॉल्यूशन बना दिया हमने यहाँ पर इसका, और ये हो गया इसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स, दीज आर सॉलिड पार्टिकल्स। और इनके ऊपर जब आपने कोई लाइट इस पे फोकस करी तो लाइट इसके ऊपर जाके टकराएगी, टकराने से लाइट को क्या करते हैं, बिखेर देते हैं। ये लाइट ऐसे की, ये इसके ऊपर ऐसे की, या दूसरी की, दिस होल ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स इल्यूमिनेटेड, सारा सॉल्यूशन चमकने लग जाता है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट का बिखेर देना किसके द्वारा, सॉलिड पार्टिकल्स द्वारा, इसको हम क्या कहेंगे, टिंडल इफेक्ट के नाम से। सो दैट दीज आर द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। नाउ वी हैव एप्लीकेशंस ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो सारी बातें अभी तक किसकी चल रही हैं, कोलाइडल सॉल्यूशंस के बारे में चल रही है। नाउ वी हैव एप्लीकेशंस ऑफ, एप्लीकेशन, इनके उपयोग, हम क्या उपयोग कर सकते हैं इसे, एप्लीकेशंस ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। जो कोलाइडल सॉल्यूशन है इनका क्या क्या यूज हो सकता है। फर्स्ट है इन स्टॉपिंग ब्लीडिंग, जो ब्लीडिंग होती है ना उसको स्टॉप करने के लिए हम कोलाइडल सॉल्यूशन का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लिया जाए किसी के चोट लग जाती है, तो चोट लगने से जो ब्लड वेन्स होती हैं, जो ब्लड आर्टरी है या वेन, ब्लड वेन्स की बात आती है, तो ब्लड वेन से, जैसे यहाँ ये ब्लड वेन होगी, इसमें से ब्लड फ्लो कर रहा है, चोट लगने पर ये ब्लड क्या करते हैं, इसमें से बाहर की तरफ में आता है। जो ब्लड पार्टिकल्स हैं इनके अंदर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन के पार्टिकल होते हैं, खून के अंदर नेगेटिव चार्ज के प्रोटीन पार्टिकल, प्रोटीन पार्टिकल्स किस चार्ज के, प्रोटीन पार्टिकल्स नेगेटिव चार्ज के। ऐसे में इस जगह पर जहां पर ये नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन के पार्टिकल निकल रहे हैं, इस जगह के ऊपर अगर हम पोटेश एलएम को लगा दें, पोटेश एलएम, पोटेश एलएम किसको बोलते हैं, फटकरी को बोलते हैं। जो फटकरी होती है व्हाइट कलर की, समटाइम्स येलोविश कलर में भी होती है, तो उसको अगर हम इसके ऊपर रगड़ें तो क्या होगा, पोटेश एलएम के अंदर मिलने वाले पॉजिटिव चार्ज के पार्टिकल खून के अंदर मिलने वाले नेगेटिव चार्ज के पार्टिकल को न्यूट्रलाइज कर देंगे, और न्यूट्रलाइज करके फिर उनको वहीं पर ही प्रिसिपिटेट कर देंगे, वहीं पर इनको जमाने का काम करेंगे। इस प्रकार से खून यहाँ जम जाता है। यहाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि पोटेश एलएम का यूज हम सिर्फ ऐसी चोट पर ही कर सकते हैं जो माइनर हो, छोटी हो, हल्की हो। बड़ी चोट के अंदर पोटेश एलएम का यूज नहीं कर सकते हैं, दैट विल नॉट फंक्शन ओवर देयर। सो दैट वाज फर्स्ट यूज ऑफ द, इसका यूज हुआ फर्स्ट ये एप्लीकेशंस ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। नेक्स्ट एप्लीकेशन रिगार्डिंग दिस इज अबाउट डेल्टा फॉर्मेशन इन रिवर्स। डेल्टा फॉर्मेशन इन रिवर्स, जो रिवर्स होते हैं उनमें डेल्टा फॉर्मेशन का भी यही काम होता है। नाउ सपोज ये बना दिया हमने ओशन, ये है ओशन, so this part is representing ocean। ओशन में क्या होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, ओशन कंटेन सॉल्ट्स। और सॉल्ट्स कैसे होंगे, चार्ज पार्टिकल, सॉल्ट हमेशा चार्ज पार्टिकल होते हैं, और चार्ज पार्टिकल है मतलब कैसे होंगे, नेगेटिव चार्ज होते हैं और पॉजिटिव चार्ज होते हैं। अब ओशंस में कौन आकर के मिलता है, रिवर्स, ये हो गया रिवर। और रिवर जब फ्लो करती है, रिवर जब चलती हैं एक मैदान से दूसरे मैदान के अंदर, तो दे आल्सो कैरी सॉल्ट्स विद देम, तो इनके अंदर भी क्या हो जाते हैं, सॉल्ट्स। तो जिस जगह के ऊपर ओशियन और रिवर दोनों ही कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, वहां पर इनके पॉजिटिवली चार्ज आयंस और इनके नेगेटिवली चार्ज है वो इंटरेक्ट करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, और न्यूट्रलाइज होने के बाद में प्रेसिपिटेट को वहां जमना शुरू कर देते हैं। तो जमने के दौरान में जो सॉल्ट्स होते हैं ओशियंस के और रिवर्स के, जो सॉल्ट है वो न्यूट्रलाइज करते हैं एक प्रकार से दूसरे, और न्यूट्रलाइज करने से वहीं पर प्रेसिपिटेट कर देते हैं। जब वो जम जाते हैं तो वो एक ट्रायंगल के फॉर्म में जम जाते हैं, क्योंकि यहाँ से रिवर को क्या करती है, तोड़ते रहते हैं, इसलिए ट्रायंगल के फॉर्म में जम जाते हैं, और इसको फिर हम क्या बोलते हैं, डेल्टा फॉर्म। सो डेल्टा फॉर्मेशन इज आल्सो रिजल्ट ऑफ और एप्लीकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज ब्लू कलर ऑफ स्काई। थर्ड इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आ गया हमारे पास में इसका, ब्लू कलर ऑफ स्काई। ब्लू कलर ऑफ स्काई, जो स्काई है उसका कलर कैसा होता है, ब्लू कलर, किसके कारण है, बिकॉज ऑफ टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट, अभी आपने क्या था, लाइट इसमें क्या करती है, स्कैटर करती है। तो जो स्काई है, आसमान है, उसके अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स हैं,
और पार्टिकल्स भी हैं, सॉलिड पार्टिकल्स भी हैं उसके अंदर। तो जब लाइट आकर के टकराती है तो दे शो स्कैटरिंग। तो लाइट आती है पार्टिकल से, वाटर पार्टिकल से डस्ट पार्टिकल टकराती है, टकराने के बाद वो क्या होता है, स्कैटर करती है, उसको ब्लू कलर में उसको बिखेर देती है। इसलिए सारा का सारा आसमान कैसे रंग का हो जाता है, ब्लू कलर का होता है। सो दीज वर द पॉइंट्स अबाउट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। और सॉल्यूशंस के टाइप कौन कौन से थे, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। और लास्ट में जो पॉइंट्स है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस।